G Files Big Debate। नमस्कार, जी फाइल्स बिग डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज हम कर्नाटक पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का एक अकेला राज्य है जहां की उसकी 28 में से 25 सीटें हैं और अब तक लगभग प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के 75 बार दौरे कर चुके हैं। वहीं से पूर्व प्रधानमंत्री हरदनल्ली, डोंडेगौड़ा, देवेगौड़ा का गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चुका है। बीएस येदियुरप्पा वहां के बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की वहां पर राज्य में सरकार है। इस सरकार के साथ रहते हुए भारतीय जनता पार्टी क्या 28 में से 25 सीटें ले पाएंगी? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे बीच में बसवराज जी हैं, हमारे बीच में मंजू नाथ अभी थे, अभी वो चले गए, शायद उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। और हमारे बीच में प्रोफेसर चंबी जी भी आएंगे। मैं बसवराज जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं आप ही से पहला सवाल करता हूं, आप मेरे को ये बताएं कि अभी कर्नाटक का जो पॉलिटिकल सीन है वो क्या होने वाला है? क्या आपको क्या नजर आ रहा है? टोटलिटी में बात करेंगे, उसके बाद सेक्शन वाइज चलेंगे। हाँ ठीक है। अभी जो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो कर्नाटक की है, जो पिछले साल का विधानसभा का चुनाव के बाद थोड़ा बदल गया है। पॉलिटिकल लैंडस्केप थोड़ा बदल गया है। एक बात तो यह है कि जेडीएस जो सेक्युलर जनता दल सेक्युलर जो जिसका नाम है, वो बीजेपी के साथ एनडीए में चला गया। पहली बार जब कुमार स्वामी जी ने येदियुरप्पा से मिलकर सरकार बनाए थे, उस वक्त उनके देवेगौड़ा जी का जो आत्मकथन है उसके मुताबिक ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे कि मेरा बेटा सेक्युलरिज्म को छोड़ दिया। इस शॉक में वो जयदेव हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। वो देवेगौड़ा जी नरेंद्र मोदी जी के साथ अभी जाके एनडीए में शामिल हो गए। एक पहली बदलाव। दूसरी बदलाव ये है कि विधानसभा के चुनाव के वक्त बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ कोई भी हथियार नहीं था सिवाय मोदी ब्रांड का। बल्कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के पास ये 40% कमीशन, जो संतोष पाटिल का जो सुसाइड हुआ था, ऐसे बहुत सारे हादसे हो गए थे जिसके चलते बीजेपी वाज ऑन अ डिफेंस। तो अब क्या हो गया है, अभी इस संदर्भ में क्या देख रहे हो कि कांग्रेस का कोई राज्यसभा के लिए कोई नेता चुना जाता है और विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद घोषणा करते हैं। ये एक बड़ी ताज्जुब की बात है। कांग्रेस कार्यकर्ता को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि विधानसभा में जिस वक्त वो एक मुसलमान अभ्यर्थी, जो मुसलमान जो कैंडिडेट राज्यसभा चुनाए गए, उस सेलिब्रेशन में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने का क्या जरूरत पड़ गई? तो ऐसे जो और ये क्या हथियार है बीजेपी, ऐसा हथियार है बीजेपी के पास कि ये माहिर है ये हथियार इस्तेमाल करने में। इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम ये हथियार को इस्तेमाल करने में बहुत माहिर है ये लोग, उनके हाथ में सौंप दिए। तो इस सूरत में अभी क्या होगा, कैसे होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन लोकल फैक्टर्स नाउ। तो लार्जर पिक्चर तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जेडीएस एनडीए पास गया तो इज इट गुड फॉर एनडीए और इज इट गुड फॉर जेडीएस? जेडीएस अगर जब एनडीए के पास जो पार्टी गई, अभी हम भारतीय पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें, भारतीय का इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री हम देखें, तो जो प्रादेशिक पक्ष जो थे, जो एनडीए के साथ मिल गए, तो उनका खात्मा ही हो गया, उनका वजूद ही नहीं रहा। तो इस हालत में कर्नाटक का एकलौता एक प्रादेशिक पक्ष था, वो जेडीएस। उसका फ्यूचर तो नहीं है, अभी नहीं दिख रहा है। और इससे फायदा किसको होगा, किस रीजन में होगा, किस प्रदेश में होगा? और कांग्रेस जो बावजूद इसके कि वो इतने अच्छे कार्यक्रम, इतने अच्छे प्रोग्राम्स दिए, एजेंडा दिए के चलते, तो वो अच्छाई को, ये सब जो पाकिस्तान इंडिया जो भी एक नैरेटिव है, ये वो अच्छाई को ग्रहण करेगा। ये इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि विल दैट एक्लिप्स दिस इंडिया
Pakistan Zindabad slogan and all this narrative, will that eclipse the good work, good deed of Siddaramaiah government? That's $1 million question. No, that's absolutely right. We will come back to other things. Let's discuss with Manjunath ji. Manjunath ji, आप मेरे को बताएं कि बसवराज जी ने कहा कि दिस असेंबली में जो ये पाकिस्तान जिंदाबाद एमएलसी के चुनाव में जो नारे लगे उसका इम्पैक्ट बड़ा होने जा रहा है, और ये क्यों हुआ ये किसी को नहीं पता है, जबकि सिद्धारमैया जैसे वरिष्ठ नेता वहां पे हैं। आपका क्या लगता है कि एक इंसिडेंट मात्र से क्या ये कर्नाटक का चुनाव बदल जाएगा? बसवराज जी, मंजुनाथ जी, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। मंजुनाथ जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है। लेट अस गो टू अनदर एस्पेक्ट। आप मेरे को बताइए सर कि अभी मैं देख रहा हूं कि असेंबली में जो कांग्रेस की सीट है वो 135 है, बीजेपी की 66 है और 19 जेडीएस की हैं। 19 और जेडीएस और बीजेपी मिल गए हैं, तो इसको देखते हुए लगभग 85 सीट्स बनती हैं। क्या देवेगौड़ा के मिल जाने से कुछ इम्पैक्ट भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होगा, या उससे कोई मजबूती मिलेगी, या जो देवेगौड़ा का जो सेकुलर क्रेडेंशियल है, जो सेकुलर वोटर है, जो उसको देवेगौड़ा ने बार बार कहा है कि मेरा जो सेकुलर क्रेडेंशियल है, माइनॉरिटीज का जो प्रोटेक्शन है, उसको डाइल्यूट नहीं करेंगे बीजेपी के मिलने के बाद। ये जो कंट्राडिक्टरी चीज निकल करके आई है, उससे क्या जो देवेगौड़ा का वोट बैंक है वो छिटक करके कांग्रेस के पास तो नहीं चला जाएगा? ऐसा डायरेक्टली वोट ट्रांसफर जेडीएस और बीजेपी मिलने से डायरेक्टली जेडीएस का वोट एनडीए को ट्रांसफर नहीं होने वाले हैं, ये देवेगौड़ा जी भी जानते हैं। और देवेगौड़ा जी और कुमारस्वामी दोनों सार्वजनिक तौर पे एक बयान दिया कि ये हमारा अस्तित्व का सवाल था, इसलिए हमको एनडीए में जाना पड़ा, वरना तो हम सेक्युलर लोग हैं। तो अस्तित्व का सवाल किसका था? बीजेपी का नहीं था। बीजेपी का जो भी वोट परसेंटेज था, बावजूद इसके कि वो हार गए विधानसभा में, फिर भी उनका वोट शेयर उतना ही था कि 1% ज्यादा भी हो गया, तो उनका अपना अस्तित्व का समस्या नहीं था, समस्या था इसको जेडीएस। और क्या किए देवेगौड़ा जी? उनके पार्टी का प्रेसिडेंट थे सीएम इब्राहिम, जो पूर्व केंद्र मंत्री भी थे, उनको उनसे वार्तालाप भी नहीं किए, उनसे चर्चा भी नहीं की, उनका कोई राय भी नहीं लिए, चले गए एनडीए में। तो ये क्या हुआ, एक सेक्शन जो था JDS classically entered, they cut into Congress vote bank. Now what they have done is they have alienated Muslim votes, minority votes from themselves. यहां तक कि कुमारस्वामी जी ने कहा एक स्टेटमेंट में, एक सार्वजनिक बयान में कहा कि हम तो इतने साल मुस्लिम वोट से आते, हमने इतना सब अल्पसंख्यकों के लिए ये सब किया, उन्होंने क्या किया हमको उन्होंने दबा दिया। तो कहां इस अर्थ के बात उन्हें बोले, तो दैट सेक्शन ऑफ वोट्स इज गॉन। जो जेडीएस के जो माइनॉरिटी वोट्स थे वो तो कांग्रेस में गए, दैट इज डन। So what they are left with only Vokkaliga votes. Now Vokkaliga votes, what has happened? DK Shivakumar in assembly elections, he brought around 4.5% of votes from Vokkaliga votes. Now what kind of a strength, ground strength, Devegowda ji is banking upon? वो किस विश्वास से कह रहे हैं? नहीं, आपको नहीं लगता कि देवेगौड़ा ने दो काम किए? एक तो अपनी पार्टी को बचाया जिसपे कि बीजेपी पोचिंग करने वाली थी, और दूसरा जो सीबीआई, ईडी और आईबी की जो रेड्स हैं उससे भी बचाव हो गया, क्योंकि देवेगौड़ा जी के पास और उनके बेटे के पास जो संपत्ति है और जो पैसा है उसको बचाना भी बहुत जरूरी था। तो आपको लगता नहीं कि ये पॉलिटिकल कंपल्शन और इकोनॉमिक कंपल्शन मिलकर के देवेगौड़ा ने ये स्टेप लिया? इट इज मोर अबाउट सेल्फ इंटरेस्ट एंड फैमिली इंटरेस्ट। इसमें कोई सेक्युलरिज्म का रक्षा करेंगे, इसमें कोई लोक सत्ता को रक्षा करेंगे, ये सब नहीं दिख रहा है मुझको। मुझे जो दिखा कि इट इज जस्ट ही इज प्रोटेक्टिंग हिज ओन इंटरेस्ट, हिज फैमिली इंटरेस्ट, एंड सूट्स बीजेपी आल्सो that such a former prime minister who is heading the regional party is gravitating towards him. And let's remember that in old Mysore area, BJP had no
much of a strength there. तो जेडीएस आने से उनको वहां एक फुटहोल्ड मिल जाएगा, जेडीएस को, एनडीए को फुटहोल्ड मिल जाएगा मैसूर रीजन में। तो इतना तो उसको होती है बीजेपी को। देवेगौड़ा जी को, जेडीएस को क्या उपलब्धि होगी, मुझे अब तक कुछ नहीं दिख रहा है। आई एम स्टिल वेरी कंफ्यूज। जी मंजू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे प्लीज। नहीं आ रही है। हमारे पास चंबी पुरानिक जी आ गए हैं। आपका स्वागत है चंबी जी। हम लोग अभी बात कर रहे थे, बसवराज जी काफी डिटेल में बताया कि देवेगौड़ा जी के जाने का जो इम्पैक्ट है वो भारतीय जनता पार्टी पर उतना नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, बल्कि उससे कांग्रेस को फायदा होने वाला है। क्या आप इस बात पे कोई दीगर राय रखते हैं? मेरे ख्याल से जो हमारा मित्र बसवराज ने कहा है उस बात से मैं अग्री नहीं होता हूँ, क्योंकि देवेगौड़ा हैज गॉट हिज ओन influence or clout in not only Okaligas, even among the backward class, scheduled castes, etc. Even Muslims also. Now they have realized that we have not done a good thing to Mr. Devegoda, who has been for Muslims for long. So I think that 8 or 9% of Okaliga votes, which he carries, because in the recent election, you have seen, how the loyalty factor was kept with Okaliga in the Rajya Sabha elections, and not a single man, made cross voting, etc. That's only a symbol, just an indication. The other one is in the old Mysore area, Devegoda has got tremendous influence, and Kumaraswamy is going to be. I mean, if help permits, he will be a very active leader for another 15-20 years to come. So now Devegoda's problem is his own identity, not for the sake of family, but his own JDS. That party has been reduced to a family party or dynastic party. So therefore, I think it's going to add to BJP's whatever favor, in terms of electoral verdict, etc. Because Lok Sabha election is totally different from state elections. If people have deserted Devegoda in the state assembly, it is because of Mr. D.K. Shivakumar, because they thought that Wakaliga is going to be chief minister, but that's not going to happen. The way things are happening, and the kind of new developments, like an SC should be a chief minister after Mr. Sitaramaya, whether it is half term or full term, that kind of whatever new developments are there. So therefore, within the Congress itself, people have come to know that there is not much scope for D.K. Shivakumar, though recently he has been acquitted in a particular case. The verdict has been in his favor. So that's not the only thing. There are many other cases also. But whatever the kind of clout that Shivakumar had, that is confined to only assembly elections, not for Lok Sabha elections. In Lok Sabha elections, the issues are different. The very fact that Mr. Devegoda has identified with Mr. Modi, being ex-prime minister, I'm sure his whatever image or weight is there, and that's going to influence Wakaligas and many other people throughout Karnataka. Not necessarily, see, let it be 3 or 5%, but still adds to the vote bank of BJP. So therefore, I would slightly differ from him. As on today, I think there is no damage done. He's saying that by aligning with the JDS, BJP has lost its whatever image and all these. Who bothers about image? It's a question of winnability. If you are winning the election, there ends the matter. I'm not talking that ideology or ethics are important, but those are all not at all the factors today in the elections. You see the Rajya Sabha election, you see the assembly elections, you see the guarantees, you see the kind of the role of money power and all that. So I think these are the factors that really influence the voters. And 5 guarantees they have given, I don't think people will reward them with the Lok Sabha seats. They know there is no alternative. Who is the alternative at the national level? Is it Kharge or somebody else? Nobody knows. I think the very fact that Abki Baar 400 Paar, that slogan perhaps has caught the imagination of people, not only in the Hindi belt, but in South India also. Look at the way Modi ji is trying to make up that last whatever compensation that has to be done in Telangana. Now in Andhra Pradesh with Chandrababu Naidu. These are all factors that are, except Karnataka. I don't think
BJP is going to get more seats. They are 4 to 6 seats. But in Karnataka, I am sure they will cross 20 along with the cooperation of JDS, and JDS will have another 2 or 3. So that means to say between 22 to 24, the earlier tally of BJP in the alliance of India, perhaps they are going to maintain it also. And Prime Minister has got his own kind of Chambi प्रोफेसर छम्बी साहब ये बताइए कि क्या खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष होना और खड़गे का पॉसिबल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होना कर्नाटक में वोट टिल्ट नहीं करेगा? नहीं, वो सबको मालूम है कि खड़गे जी एक ओनली रिमोट कंट्रोल का लीडर है. खड़गे, if you are to be prime minister or if you are to be popular in Karnataka, people would not have defeated him in Kalburgi. Now he is choosing some other constituency. The very fact that he is hesitant to contest from Kalburgi itself shows that he is not sure of that. Second thing is, never Sonia Gandhi or Rahul have mentioned that Kharge is going to be the Prime Minister of India Alliance. You know, that kind of statement has come, and they have been silent. Consistently, they have maintained that it's going to be, either Rahul or somebody else, like that. So, Mr. Kharge's, perhaps, my guess is, my hunch is, Mr. Yadnal may agree with me or not, but Mr. Kharge is kept as a scapegoat. The moment 2 times Rahul Gandhi lost the elections, the 3rd time he should not. So therefore, Kharge is going to be the Bakri, Balika Bakri. So that kind of whatever thing that is there in Congress. Congress is not sincere to make an SC as a prime minister. Leave alone that. Even in states where Congress is ruling or had a lot of power, they have not made any SC as chief minister. Leave alone Karnataka. So therefore, Kharge factor is only from the point of view of keeping the alliance together. There is no coordinator. Nobody has accepted the leadership of Kharge in toto. There are many other leaders, regional leaders, regional satraps who will not agree with Sonia Gandhi. See, for example, you take Mamta, you take Arvind Kejriwal, or you take any other leader. So these are the leaders who are nurturing some kind of regional superiority against Congress. They are worried about the monolithic kind of dominance of Congress party. So therefore, in the context of such confusion, lack of cohesiveness or proper coordination, including the electoral kind of advantages that are there, they are not in that favor. I don't think it augurs well for Congress as on today from the alliance that is there. But they are making more noise. They are making more vibrations, but they are not going to convert them into votes also. That is how I look at it from keen observation. बसवराज जी, प्रोफेसर छम्बी साहब बोल रहे हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस अलग है, नेशनल एस्पिरेशंस अलग है, और नेशन में भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है. लेकिन अभी जो सर्वे निकल करके आए हैं, उन सर्वे में कांग्रेस को 165 टू 205 सीट्स दिए हैं और बीजेपी को 295 टू 305 सीट्स दिए हैं. लेकिन इसको देखते हुए ये आंकड़ा तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि कर्नाटक का चुनाव की जो 25 सीटें हैं वो बीजेपी के पास नहीं आती हैं, क्योंकि कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है बीजेपी के लिए. लेकिन अगर मैं देखूं कि बेंगलोर, जो अर्बन बेंगलोर है, बेंगलुरु शहर है, उसमें 28 विधानसभा सीटों में से 16 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा में आई. आपको लग रहा है बेंगलोर शहर में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है अर्बन में पार्लियामेंट की, और 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूंसी शायद है, उसमें देखते हुए आपको लग रहा है कि क्या बीजेपी बेंगलोर अर्बन का एरिया रिटेन कर पाएगी? थोड़ा मुश्किल है. अभी तो जो प्रत्याशी जो है वो उनका नाम नहीं है, फिर भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेंगलुरु ट्रेडिशनली वाज अ 50-50 game between BJP and Congress. Neither party was had any substantial winning edge in the Bangalore urban seats, whether it is Assembly or Lok Sabha. But I agree with Dr. Puranik that the problem, not problem, the uniqueness of South and especially Karnataka is that हम विधानसभा को विधानसभा के हिसाब से चुनाव में
वोट करेंगे, लोकसभा में लोकसभा के हिसाब से वोट करेंगे, हम राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय नेता को वोट डालेंगे, राज्य के चुनाव में राज्य के नेता को वोट डालेंगे, और लोकल इश्यू में वोट डालेंगे, वहां राष्ट्रीय नेशनल इश्यू में वोट डालेंगे। सही बात है। द पॉइंट इज now election by election it is become very clear that if not Modi who, the big question, if not Modi who, it is not only the question for Congress, it's also question for BJP itself also. Within BJP also there is no answer for this. BJP का अंदर ही आंसर नहीं है इसके लिए, if not Modi who. तो इस सूरत में कांग्रेस को बहुत सारे अवसर मिले थे, बहुत सारे समय था, 10 साल 2014 टू 2024, ये 10 साल में कोई भी एक सब्सटेंशियल कदम नहीं उठाई कांग्रेस पार्टी टू काउंटर दिस नैरेटिव। मोदी नहीं तो हमारे पास एक है, हमारे पास एक लीडर है, एक नेता है, ये नैरेटिव बिल्ड नहीं की। और जो भी उनका जो नेशनलिस्ट और कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व नेशनलिज्म व्हाटएवर उनका जो नैरेटिव था, उसको भी काउंटर करने का कोई भी एक मोटा मोटी एफर्ट नहीं दिखे to counter that story also. तो ये दोनों तरफ जो है कांग्रेस का, मुझे my reading is today's objective of Congress is to emerge as a constitutionally recognizable opposition party. क्योंकि वो भी नहीं है वो लोग अभी, जैसे आपने किसी सर्वे का आपने जिक्र किया, तो I have not read about that survey. अगर जो वो सर्वे ठीक है, if Congress crosses around 150, that 150 if they cross by defeating BJP directly, two-way और three-way जो contest होते हैं, उस constituency में BJP को हरा के अगर ये लोग नंबर अच्छे आते हैं, ना कि प्रादेशिक रीजनल पार्टी को हरा के नहीं, डायरेक्टली बीजेपी को हरा के अगर आते हैं 150, 150, 160 वो क्रॉस करते हैं, तो वो कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट नहीं बनेगा। That's enough to, देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बेंगलोर अर्बन में जो 8 के करीब कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं पूरी की पूरी, अगर उसको आप 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज, ओनली 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो आती हैं, और अगर आप उसको देखें कि मैं बेलगानी का देख रहा था जिसमें सबसे ज्यादा सीट बीजेपी की आई हैं आफ्टर बेंगलोर अर्बन को छोड़ दें, तो 7 सीट्स हैं 18 में से। आपको अगर हम उसको रीजनल डिवाइड भी ना करें कि शिमोगा को छोड़ दें, कलार को छोड़ दें, जहां बीजेपी के अच्छे नंबर्स हैं सब जगह, 1-2 जगह को छोड़ दे जहां चिकापुर और कोलार में नहीं है, कोलार में 0 है, और या अगर हम देखें शिमोगा में सिर्फ 3 सीट हैं, देवानगिरी में 1 सीट है, तो कई जगह वीक है। लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको, मैं आप दोनों की बात से लग रहा है मुझे कि जब नेशनल लेवल का चुनाव होगा तो ये स्थिति बदल जाएगी, और इसमें जो नजर आ रहा है असेंबली में, जो नजर आया था, वो लोकसभा में नजर नहीं आएगा। यही आप कहना चाहते हैं बसवराज जी? सही बात। अभी और एक बात आपने जो जिक्र किया बेलगाम और के जो नॉर्थर्न कर्नाटक के बारे में, नॉर्थर्न कर्नाटक इज प्रिडोमिनेंटली लिंगायत वोट। तो अगर बीजेपी को वो लोग वोट डालेंगे लोकसभा विधानसभा के टाइम में, वो भी नॉट बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी ब्रांड वैल्यू, उसको भी वहां के लिंगायत वोट डालेंगे येडियुरप्पा जी को देख के, बोम्माई को देख के। नाउ व्हाट हैज हैपेंड फॉर लोकसभा इलेक्शंस, predominantly BJP is going to get more number of seats in north and central Karnataka. और एक्चुअली इसको काउंटर करने के लिए अब जो ओल्ड मैसूर के बारे में आप बात कर रहे थे, ये मंडे के लिए ये वेंकटरामणे गौड़ा जो स्टार चंद्र हम जिसको बोलते हैं, उनको कांग्रेस ने टेंटेटिवली सेलेक्ट कर लिया है। ही इज अ वेरी स्ट्रांग मैन। वहां मंडे में देयर इज एन इंटरेस्टिंग फाइट गोइंग ऑन बिटवीन जेडीएस एंड बीजेपी देयर, बिटवीन जेडीएस बीजेपी एंड सुमलता द सिटिंग एमपी। सुमलता अमरीश जो फिल्म स्टार उनके धर्मपत्नी है, तो वो बोलते हैं कि हमको पॉलिटिक्स करना है तो यहीं पे करना है, हमको किसी और टिकट दिया तो नहीं चाहिए मुझे, आई विल हैव टू कंटेस्ट हियर ओनली ऑन बीजेपी टिकट, नहीं तो इंडिपेंडेंट जाएंगे। इफ शी गोज इंडिपेंडेंट
And R. Chandru is Congress candidate, then BJP India has a chance there. Because Sumlata will take away certain votes, and Star Chandru is a strong man, and the BJP will be a divided house there. So that is very, very prestigious constituency. And one more is Shivamoga. We had been hearing, that Rajkumar family will get into politics because Dr. Rajkumar, who was a very great film star from South India itself, he never accepted any political offers. He never made. If you wanted, he would have become a far more political force than N.T. Ramarao. He did not accept that. He said, "I'm an artist. I'll remain an artist." His son Shivraj Kumar also was offered. He also said no. And other son Punik Rajkumar, who recently passed away a couple of years ago, he also said no. My father said politics. I will not get into politics. But this time around, BJP Congress is offering ticket to Shivraj Kumar's wife, Rajkumar ki bahu, Dr. Rajkumar ki bahu, who is also daughter of S. Bangarappa, former chief minister. And Bangarappa's son, that is Gita Shivraj Kumar's brother, Madhu Bangarappa, is a sitting minister now. He's education minister in the Siddhamaya government. Now, and that is also going to play out very strongly in Shivamoga, because Shivamoga is Ishwarappa, BJP, Ishwarappa, Yediyurappa, all these stalwarts BJP constituency. There, Gita Shivraj Kumar, and with all that Rajkumar, fanfare, and that it's going to be larger than life kind of a situation there. So these two constituencies. That is all right, Basavraj ji, but मैं चंबी पुराणिक जी की बात मैं जो जानना चाह रहा था कि आप दोनों की बात से ये लग रहा है कि नेशनल इशू बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और रीजनल इश्यूज दब जाएंगे और रीजनल लीडरशिप जो है काम नहीं करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि उम्मीदवार को भूल जाइए, कमल के निशान को याद रखिए। क्या ये फॉर्मूला कर्नाटक में काम करेगा कि जो कैंडिडेट्स हैं वो इनसिग्निफिकेंट होंगे और बीजेपी सुप्रीम होगी, पार्टी सुप्रीम होगी और लोग नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे? क्या प्रोफेसर साहब आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से मोदी फैक्टर इज गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट और influence on the minds of the voters of Karnataka. क्यों? अब मोदी जी का जो ये परफॉर्मेंस है, whether it is Hindutva or temple revival of the Hindu culture, civilizational values on one side, that is a kind of asta. He has given that kind of turn or the kind of push for that also. That's a part of the political game. BJP is known for it, and RSS is behind it. And whatever they have promised through their manifesto in the last two elections, they have delivered. So that means to say that Modi is going to be the best alternative. Now, when you say that candidates are not important, that is not the point here. The point here is the winnability factor, the margin of 10 to 15% votes in keenly contested elections. I think Modi is going to be a big factor, and his performance and the way things are happened. See, we are only talking about the negative aspects of political campaign. There are positive kind of whatever the benefits that the people have realized. So that perhaps people will not forget the gratitude of the people in terms of national government. Now, what is the purpose of or point of giving more seats to Congress? I don't think Congress will get more than 2 or 3 seats. Probably Bangalore South, but Bangalore South, that is the D.K. Suresh constituency. That is a rural Bangalore. That's one sure seat. The second, I think as on today, perhaps if it tries to give a good candidate, there Chamarajnagar, there is some scope. I think in any other seat, I don't think Congress has candidates. There are no candidates in the Congress party. And Congress is asking ministers to contest. And ministers know well that Modi is going to be elected for third time. Hat-trick will be there. So therefore, why should I lose my position as minister, clout in my constituency? It's instead of sitting in the opposition, that too whether recognized or not, as Mr. Etnal said, it's very doubtful. So better I remain within the state itself because they want to be relevant. No. So but Congress party today has declared some seats. Shivamoga they have declared Gita Shivamoga they have Gita Shrimati Rajkumar. Gita Shivraj.
and Hassan they have declared MS Shiryas Patel. Tumkur they have declared SP Muda Gowda, and this is Mandya. Mandya they have Chandru and Star Chandru, and you are saying there are no candidates. They have the candidates. No. These are candidates who have, I mean, whose fate is going to be decided by the electorate. See, Mudanmegoda was already, not given seats, so he lost the contact, the touch with the constituency. Now, to revive his old popularity, I think there is a lot of gap. Apart from that, in the Lok Sabha, people look what you can deliver. Congress is going to be in the opposition anyway at the national level. So the people are also aware or shrewd. I am talking about 5 to 6%. Professor Saab, you are saying the perception is that on national level, Congress will not form the government at any cost. Definitely. I am asking one hypothetical question. There are at least 100 days now, till now, say around election. First phase of the election will be April 10 or April 12 or April 13. मगर अगर इसमें ये हवा पलटी, क्योंकि इलेक्शन इज ए फ्लिकर ऑफ सेकेंड्स, अगर ये हवा पलटी के कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है, तो आपको लगता है कि उसको तब कर्नाटक में कुछ असर होगा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, चलिए बदलते हैं, बीजेपी को छोड़ते हैं और हम वोट देते हैं कांग्रेस को, तब क्या ऐसा कुछ लगता है? Ground realities or the kind of developments, if you see realistically, I think it is a very remote possibility. Modi magic is there. Where is the Congress magic? Congress magic is not there. Who is going to be the Prime Minister? Is it Rahul or somebody else? I'm not saying Kharge. I will be very proud if Kharge becomes Prime Minister. But that is not going to happen, because the very fact that they have kept Kharge as the president of Congress party itself shows Congress is in search of kind of leaders. And there are people like Jairam Ramesh, Venugopal, and Pawan Khera, and many others who have kept, I think, Rahul Gandhi isolated from the mainstream leaders of Congress. Kamal Nath, for example, or in Rajasthan you find, and in other places also, and that kind of gap is there. So that is one thing. Second thing is your hypothetical question: if Congress gets majority through India coalition or whatever coalition they have, I think it is a remote possibility. It is only wishful thinking as on today. I don't see any radical kind of damage or negative impact on the India alliance and the new whatever the kind of moves that Mr. Modi is making in South India also. Even 2-3 seats like that, wherever there is a doubt for reaching that 370-400, I think Mr. Modi and strategists, including Amit Shah and others, they have all planned it so well that here or there, somewhere they will reach that 375 or so. So Basavraj ji, the issue comes कि नेशनल लेवल पे अभी इश्यूज डॉर्मेंट है, पॉलिसीज डॉर्मेंट है, जो छम्बी पुराने जी से बात करके निकल के आ रहा है, उसमें ये लग रहा है कि देयर इज नो टीना फैक्टर, देयर इज अ टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेट ऑफ मिस्टर मोदी. अगर मोदी का अल्टरनेट आ भी जाएगा, तभी मोदी का जो छम्बी जी ने कहा कि करिश्मा है, तो करिश्मे को वोट मिलेगा, और जो पॉलिसीज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, प्राइस राइज है, अनरेस्ट है यूथ में, वो इश्यूज माइनर हो जाएंगे. तो जनता जो है भगवान राम की तरह से एक चमत्कारी नेता को वोट देगा और इश्यूज को डॉर्मेंट कर देगा. इसका मतलब इश्यू पे पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, ये पॉलिटिक्स पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है. ये पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है, ये पहली बात ये अच्छी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, मगर हो गया है. ऐसी सूरत में हम हैं अभी. तो उस सूरत में कांग्रेस से कोई भी अपोजिशन हो, एक अल्टरनेटिव को खड़ा करना पड़ेगा. अगर पार्टी को उससे अच्छा चुनाव में अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो करना ही पड़ेगा, वो बात अलग है.
आपने एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछा था प्रोफेसर साहब से कि नेशनल में जो इतना नंबर आएंगे तो क्या कांग्रेस का गवर्नमेंट बन सकती है। मेरा जो रीडिंग ये है, हाइपोथेटिकली ही सही, अगर 150 कांग्रेस अपने बलबूते पे सिंगल हैंडेडली इन दी अलायंस अपने अपने स्ट्रेंथ करेगी, देश के पॉलिटिक्स बदल जाए और बदलने का आसार भी है। प्रोफेसर साहब ने बताया कि ऐसा कोई मिरेकल नहीं होता। मिरेकल आप हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का लिस्ट है, जो नाम आगे आने वाले हैं, अगर वो आ गए, पता नहीं उसमें कहाँ क्या क्या बीजेपी के गड्ढे में पड़े हैं, तो अगर वो बाहर आ गए तो ये चुनाव का प्रचार का ये एक सूर्य बन जाएगा, तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा। इसलिए तो एसबीआई बोल रहा है कि मैं अभी नहीं देख सकते, हम क्यों वो नहीं दे नहीं सकते। आपको एक रात में 1000 का 500 का नोट डिमोनेटाइज कर सकते हो, एक रिकॉर्ड अपने निकाल के कोर्ट के सामने नहीं रख सकते हो। और इसका बेनिफिशियरी कौन है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है। तो अगर ये डिटेल्स बाहर आ गए, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी है कि आपको वेबसाइट में डालना पड़ेगा कौन कितने पैसा कौन सा पार्टी को दिया। मैं वही बसवराज जी, मैं वही जो इशू बात कर रहा हूं। हम लोग सब मेस्मराइज्ड हैं मिस्टर मोदी से। मोदी रोज कपड़े बदलते हैं, रोज रैली में जा रहे हैं, और अभी तक जब तक चुनाव खत्म होगा तब तक 3 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं जो हैं वो घोषित कर चुके होंगे। जहां जाते हैं वहां 30-40 हजार करोड़ रुपए से कम का कोई काम नहीं हो रहा, वेदर होगा नहीं होगा। लेकिन क्या ये जनता को नहीं दिखाई दे रहा, जो आपने कहा कि बॉन्ड का इशू चुनाव में नहीं आएगा? क्योंकि चंबी जी के जो बात से मुझको लगता है कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं है और मोदी को वोट मिलेगा और दक्षिण भारत में 23 सीट कर्नाटक में आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो फिर तो ये बेसिकली सिद्धारमैया के खिलाफ वर्डिक्ट होगा, तब तो ये सरकार भी चलनी आने वाले दिनों में मुश्किल हो जाएगी। क्या कहते हैं आप? सही बात। अगर कांग्रेस परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव में कम हो गया तो इट इज डेफिनेटली रिमार्क ऑन सिद्धरामैया गवर्नमेंट एंड ही हैज टू आंसर फॉर ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। वो बात बट आपने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का बात किया आपने, और भुखमरी का बात किया आपने। समस्या ये है, जो भी ये भुखमरी है या जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इलेक्ट्रल बॉन्ड इज बिगेस्ट एक्ट ऑफ करप्शन। ये बोफोर्स का बाप है, इलेक्ट्रल बॉन्ड इज बोफोर्स का बाप। तो ये सवाल करने वाले कौन है? इसको सवाल करने वाले हम हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं सर, पत्रकार लोग करना चाहिए। हम कर रहे हैं। हम बोफोर्स के मामले में राजीव गांधी को दशकों तक खींच दिए, दशकों तक उसको ऊपर उछाल दिए। एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सवाल है, क्या कोई पत्रकार, कोई टीवी चैनल, कोई न्यूज़पेपर जाके मोदी जी को या मोदी सरकार को या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्यों भाई आपने क्यों अनाउंस नहीं किया करके? हमने मुहिम चलाए, अन्ना हजारे बैठे मुहिम चला दिए कि दुनिया में एक ही मस्त सरकार था करके, तो हो गया काम। अन्ना हजारे साहब, उनको नजर नहीं आ रहा, उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड के समझ में नहीं आता, उनको कोई जाके समझाना पड़ा हमको। हम जैसे आप जैसे पत्रकारों को जाके अन्ना हजारे को समझाना पड़ेगा पहले। बसवराज जी, मैं चंबी साहब से पूछता हूँ। चंबी साहब, आप मेरे को बताइए, इतने एग्रेसिवली बसवराज जी बोल रहे हैं कि क्या ये इश्यूज जनता के दिमाग में इंपैक्ट नहीं करेंगे? क्या लोग नहीं सोचेंगे? और आपने कहा कि देयर इज नो अल्टरनेट ऑफ मिस्टर मोदी, देयर इज एन अल्टरनेट अपोजिशन। Prashant Kishore says opposition has got 62% votes in their kitty. If they vote for the opposition rather than the candidate, then the scenario will be changed. तब तो सारा दृश्य बदल जाएगा। आपको नहीं लगता कि क्या ऐसा होने वाला है? लोग अपनी विवेक से उठ करके मोदी के करिश्मे से निकल करके विपक्ष को वोट देंगे? बसवराज जत्नाल के बात से मैं सहमत हूँ कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इज गोइंग टू बी वेरी बिग इश्यू in terms of intellectual or higher level discussion, but I don't think it will have impact on the voters of the entire once country. Once it is published, they are going to be sued. Okay. No, what I'm saying is, there also you will find the Congress has been the beneficiary. You see, nobody is free from this unethical or immoral
advantages they have taken, from the industrialists or the powers that be for the sake of money power. That is there. So that guilt, whatever the kind of sins that they have inherited, I think BJP it's going to stand number one in that also. So my point of view is, if personally Mr. Modi is corrupt, if there are allegations of major scandals other than this electoral bonds, very camouflaged kind of thing which Arun Jaitley and others managed when they were in power, all these things, they are issues to be debated. But I don't think they will have a deeper impact on the minds of voters. And ultimately, at the time of election, these are the things that they are going to see. What are the kind of whatever developments that have taken place, infrastructure-wise, or even lifting about 25 crore people from poverty basic line, and many other whatever advantages that are there, and giving rights to the people, and the assurances, and then Ayushman, or the gas, and reduction of price, all these tactics and tricks BJP has been doing. It's as a political party. So any political party, they want to win and they want to get this kind of popular support from the masses. So the masses, they will not be bothered. Public memory will be very short. I agree. As the kind of analysts, we should condemn the abuse of this electoral bond scheme itself. That should be totally, I think, should be removed, and there should be transparency. But in this country, having seen Congress and its performance, do you think there is any other political party which perhaps is free from such kind of whatever kind of double deal or guilt in terms of taking money from the industrialists? Where is it power? If you are Professor Saab, let us come to the crux, because now 41 minutes is gone. Do you think in totality BJP will be able to retain 25 seats or not? In Karnataka? Yeah. Yeah, Karnataka, I think BJP will have between 20 to 22. As I said, Chamarajanagar and this Bangalore rural, because in Bangalore North, Mr. Manjunath, Dr. Manjunath, son-in-law of Mr. Devegowda, forget that he is a son-in-law. He is one of the best candidates any party can sponsor. So if he is sponsored either as BJP or JDS candidate or joint candidate of both the parties, he is going to win. So that means to say, where are the seats where Congress is going to get? There are no candidates, as I said. There are no capable persons who can say, I'm going to represent Karnataka in the parliament. Even that particular point of view, BJP has too many candidates, whereas Congress has no candidates. In this confusion, the kind of whatever the delay tactics that are there, they are waiting for this list, BJP list, and Congress is waiting for some other list like that. So they want to find out who is going to win. So winnability factor, Modi factor, and no alternative being there. These are the things that are going to, I think, overweigh or influence the voters. Now, that's what I am saying, because ground reality is totally different. Apart from that, Mr. Yatnal said about caste factor. Yes, in South Karnataka, it is Vakaligas and backward classes. In North Karnataka, it is Lingaites and backward classes. Muslims are already with Congress. They alone themselves are not going to help Congress to win. They may perhaps retain deposit in areas or in constituencies where it has lost badly in the last election. So you take the statistics, barring 3 constituencies where the victory margin is, I think, less than 10,000. Those are the constituencies where Congress should try and say that it challenges BJP. They are not going to do it because there are no candidates, except D.K. Suresh, who is a very resourceful person and is a very capable person. Perhaps he may retain his seat. That is possible. In Chamarajanagar, BJP candidate, there is no candidate who can win that particular seat because it is a reserved constituency. So if Mahadevappa contests, perhaps there is a chance for him to win. But Mahesh is considered as a probable candidate of BJP, who is also an SC and who has done good work, and there are no major allegations against him. Perhaps these are the 2 seats, I think, from my assessment, are going to be in favor of Congress. The rest of the 26 seats, I think BJP is going to win, or it will certainly retain its earlier hold of 25, including JDS. I'm not saying other than JDS. That means to say that 1 or 2 independent candidates, supposing this lady from Mandya, she is not given seat, she is going to
contest as an independent candidate. That may be possible. You never know. And in Tumkur, I don't think Congress has edge over BJP as on today, because either Madhuswamy or any other person in the name of Modi, they are going to get that winning. That's why I said you calculate between 10 to 12% of winning votes. These are the votes that they will come from the youth, the women, and people who are beneficiaries of central government schemes, whatever the schemes that are there. Basavraj ji, BJP got near about 51.75% votes. Yeah, correct. And Congress got 32% vote. Do you think अभी आज की डेट में, क्योंकि डिस्कशन को बंद करेंगे अभी चुनाव के बाद, फिर डिस्कशन करेंगे जैसे कैंडिडेट्स डिक्लेयर होंगे, आज की डेट में आपको लग रहा है कि बीजेपी 51.75% वोट रिटेन कर पाएगा? It is a very tricky question because उनका जो ट्रेडिशनल वोट बेस है वो अफेक्ट नहीं होगा. मेरे ख्याल से उनको कोई नया वोट मिलने का कोई आसार नहीं है. One more thing. In the old Mysore region, BJP is hugely depending on JDS and Devegowda Kumaraswamy, and in turn, Kumaraswamy, the JDS and Devegowda ji, they themselves are not sure now. उनका वोट बैंक के बारे में उनके पास भी कॉन्फिडेंस नहीं, because of DK Suresh factor there. And then in Mandya it is going to be Star Chandru. So these are very, and again in the north, Jarkiwali in Belgaum region and in the Bijapur region, they are going to play a substantial role. And whatever is the narrative, Professor Sabha बोल रहे थे कि टीना फैक्टर तो 77 में भी था, फिर भी इंदिरा गांधी जी को हरा है. वो भी कोई अल्टरनेटिव उभर के आ जाते हैं. अगर ऐसा उभर के आ जाते हैं. और इंदिरा गांधी जी जब उनका देहांत हुआ, अब बसवराज जी, आप दोनों की बात से लग रहा है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी का एज है, लेकिन जैसे पॉलिटिक्स बदलेगी तो शायद चीजें बदल सकती हैं. ऐसा चीजें बदल सकते हैं, चीजें बदलेंगे और बदलेंगे भी, क्योंकि पीपल जब आम जनता आमतौर पर अपना जो रूटीन लाइफ में जो गारंटी, जो भी सरकार का जो लाभार्थी योजनाएं हैं, इनको जो वो देखते हैं, दे विल नॉट एनी काइंड ऑफ ब्रांड और ब्रांड मोदी और मोदी नहीं तो कौन, ये सब नहीं. ये हमारा काम का आदमी है, इसको जाने दो. पीपल थिंक टैक्टिकली, और ये 10 साल से चला आया है ना ब्रांड का जो भी था, ये नैरेटिव का था. तो पीपल विल कम आउट ऑफ स्लीप समटाइम्स, पीपल विल नॉट स्लीप फॉरएवर. 10 साल बहुत है सोने का, जागेंगे. चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपने इतना समय निकाला. लेकिन क्योंकि अभी चुनाव 12 अप्रैल के आसपास घोषित हो जाएगा, कैंडिडेट भी आएंगे, इश्यूज भी आएंगे, और पता चलेगा कि मोदी कर्नाटक में आके किस तरह से एग्रेसिवली भाषण करते हैं और किस तरह से अपने वोटर्स को रिझाते हैं. तो ये पता चलेगा कि क्या होने वाला है. हम फिर आने वाले समय में फिर चर्चा करेंगे आप दोनों मेहमानों के साथ. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. लास्ट में एक बात मैं भूल गया बोलने के लिए, क्या सब 1 मिनट. जी बताएं. ये जो उडुपी चिकमंगलूर का एक कंस्टिट्यूएंसी का जो इंटरेस्ट है, वहां पे कांग्रेस ने, अभी तो जयप्रकाश रेड्डी के नेता थे, वो चले गए थे बीजेपी में. वो बीजेपी सरकार में कास्ट सेंसस का जो कमेटी बन गए थे, वो आएंगे इस उम्मीद में उनका नाम प्रपोज किए उडुपी चिकमंगलूर कंस्टिट्यूएंसी के लिए. वहां सीटर इन दोनों वहां जो घमासानी चल रही है, तो उसका जो फायदा होगा जयप्रकाश रेड्डी को, जो कांग्रेस. मैं वही कह रहा हूँ, अभी इलेक्शन इवॉल्व करेगा, और क्योंकि बहुत सर्वे में लोगों ने कहा 33 सीट आ रही है, कोई 20 सीट कह रही है टोटलिटी में. मैं खुद हैरान था आज जब पढ़ करके कि टोटलिटी में 533 सीटों में से 165 सीट कांग्रेस की आ रही हैं. अगर ऐसा है तो चीजें बदलेंगी और चीजें आइसोलेशन में नहीं रहने वाली हैं, और कई बार चीजें चमत्कार से निकल के बाहर भी आती हैं. बहरहाल हम लोग चर्चा करेंगे सोमवार को एक नए राज्य के साथ, एक नए विषय के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. आप देखते रहिए दी फाइल्स बिग डिबेट. थैंक यू.